Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue chapter 10, Motion and Measurement of Distances from class 6 Science NCERT syllabus semester 2. Hello students, so let's continue our chapter 10, Motion and Measurement of Distances. So from page number 101, 10.6, Measuring the Length of a Curved Line. So we cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. We can use a thread to measure the length of a curved line. So here one activity is given, that is activity 4. Use a thread to measure the length of the curved line AB, that is figure 10.10 it is given. Put a knot on the thread near one of its ends. Place this knot on the point A. Now place a small portion of the thread along the line, keeping it taut using your fingers and thumb. Hold the thread at this end point with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सीधी स्केल का यूज़ करके एक घुमावदार रेखा यानी कि जो कर्व्ड लाइन है उसकी लंबाई को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो कर्व्ड लाइन की लंबाई को मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक थ्रेड यानी कि एक धागे का उपयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो एक्टिविटी 4 दी है उसमें आपको क्या करना है, आप एक कर्व लाइन की अगर लंबाई मेजर करने की करनी है आपको, तो आपको एक धागे का यूज़ करना है जो कि आप यहाँ पर 10.10 फिगर में देख सकते हैं। ये देखिए, तो इसके एक छोर यानी कि एक एंड के पास आपको धागे पर एक गांठ मारनी है। इस गांठ के एक पॉइंट पर आपको A लिखना है। अब धागे का एक हिस्सा इस लाइन पर रखें और इसे आप अपनी फिंगर्स और अंगूठे का यूज़ करके एकदम पकड़ के रखें। एक हाथ से इसके एक छोर को अच्छे से आप पकड़ के रखें और फिर दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके इस कर्व लाइन पर धागे को खींचकर एकदम पकड़ें और तब तक इसे इस तरह करें जब तक आप कर्व लाइन पर जहाँ पर B लिखा है वहाँ तक ना पहुँचे और धागे पर एक मार्क बनाएं जब वो एकदम अंतिम छोर यानी कि जो B है उसको वो टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे तक रीड कर लिया है। ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड B ऑफ द कर्व्ड लाइन इज रीच, सो यू कैन मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेस द एंड B. नाउ स्ट्रेच द थ्रेड along a meter scale. Measure the length between the knot in the beginning and the final mark on the thread. This gives the length of the curved line AB. तो अब एक मीटर के स्केल के साथ धागे को फैलाएं और थ्रेड पर स्टार्टिंग से लेकर जो एंड तक जो आपने निशान बनाए थे उसे गांठ के बीच की लंबाई को आप मेजर करें। तो ये जो कर्व्ड लाइन बन रही है इसको आप कह सकते हैं ये AB कर्व्ड लाइन है, हम यानी हमने उसको एक नाम दे दिया है। नाउ वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू एंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंसेस एंड लेंथ्स करेक्टली and we need some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our results to others. तो अब हम ये देखते हैं कि हमें ये हमको एकदम श्योर होना चाहिए, हमें सुनिश्चित करने के लिए कि बहुत ध्यान से हमको ये काम करना है कि जो हम दूरी और लंबाई को सही ढंग से हम मेजर कर रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स और डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जिनके साथ हम इन दूरियों को मापते हैं और अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको दूसरों तक हम पहुंचा सकते हैं। Next is 10.7, that is moving things around us. So here one activity is given, that is activity 5. Think of some objects you have seen recently. List them in table 10.4. A school bag, a mosquito, a table, people sitting on desk, people moving about, maybe a butterfly, dog, cow, your hand, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a swinging machine, a wall clock, hands of a clock. Make your list as large as you can. Which of these are moving? Which are at rest? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्टिविटी 5 जो दी है तो कुछ चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं जिन्हें आपने हाल में ही देखा है, उन्हें आपको क्या करना है। तो यहाँ जो 10.4 जो आपको टेबल दिया गया है तो उसकी लिस्ट आपको बनानी है। इस लिस्ट में आपको क्या करना है, जैसे स्कूल बैग है, मच्छर है या फिर टेबल, कुर्सी पर बैठे लोग हो सकते हैं, घूमते हुए लोग हो सकते हैं,
तितली है, एक कुत्ता है, गाय है, आपके हाथ एक छोटा सा बच्चा है, पानी में एक मछली है, या एक घर है, एक कारखाना है, पत्थर का एक टुकड़ा भी हो सकता है, या एक घोड़ा, एक बॉल, एक बैट, एक चलती ट्रेन, एक सिलाई की मशीन, एक दीवार, घड़ी, या एक घड़ी के हाथ, ये सब कुछ हो सकते हैं। तो अपने इस लिस्ट को आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अब इन सब में से कौन कौन सी चीज़ें मूव करती हैं और कौन कौन सी नहीं, तो वो चीज़ आपको इस लिस्ट में अरेंज करनी है, आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पे आप देखिए, हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मोशन और एट रेस्ट। तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो मूव कर रही है या कौन सी चीज़ रेस्ट पर है। You might have noticed that the bird is not at the same place after some time, while the table is at the same place. On this basis, you may have decided whether an object is at rest or in motion. So let us look at the motion of an ant closely. तो आपने इस बात पर गौर किया होगा कि एक पक्षी जो एक जगह बैठा था वो थोड़ी देर बाद उस जगह पर नहीं होता है, जबकि जो टेबल है वो उसी जगह पर होता है जहाँ वो पहले था। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं या आप तय कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु गति में है, यानी वो मोशन में है, या तो वो रेस्ट पर है। तो आइए इसको हम और थोड़ा बारीकी से जानते हैं। एक्टिविटी 6, spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon. तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऐसी जगह चूज़ करें जहाँ आपको काफ़ी सारी चींटियाँ मिल सकती हैं। तो आप ज़मीन पर एक सफ़ेद कागज़ की जो शीट है, बड़ी सी शीट, उसको फैलाएं और फिर उस शीट पर आप थोड़ी सी जो चीनी है उसे आप स्प्रेड कर दें, यानी उसको फैला दें। तो थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारी जो चींटियाँ हैं वो चीनी से आकर्षित होकर उधर आ जाएंगी। For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on to the sheet of paper, which you can see in figure 10.11. Keep marking its position after a few seconds as it moves along on the sheet of paper. After some time, shake the paper free of the sugar and the ends. Connect the different points you have marked with arrows to show the direction in which the ant was moving. Each point you have marked shows where the ant moved to in intervals for a few seconds. तो आपको क्या करना है, जब आप देखते हैं कि काफ़ी सारी जो चींटियां हैं वो चीनी से आकर्षित होकर वहाँ पे आ जा रही हैं, तो आपको बहुत सी चींटियों को जल्दी कागज़ की शीट पर आप रेंगते हुए देखेंगे, यानी कि क्रॉल करते हुए देखेंगे। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एक पेंसिल ले सकते हैं और पेंसिल की मदद से किसी भी एक चींटी को आप मार्क कर सकते हैं कि वो अभी कहाँ है। इस तरह से आप उस पर निशान लगा सकते हैं चींटी जहाँ पे है। फिर आप क्या करें, फिर आप थोड़ी देर बाद उस जो पेपर की जो शीट है उसको थोड़ा सा मूव करें। तो इस तरह से जो चींटियाँ हैं या जो चीनी है वो थोड़ा सा इधर उधर मूव हो जाएगी। तो ये चीज़ अभी हमने आपको यहाँ पे फिगर 10.11 में दिखाया आपको। फिर थोड़ी देर बाद वापस से आप देखिए कि पेपर की जो शीट है उसमें जो चींटी है वो किस तरह कहाँ और आगे मूव हुई। तो इस तरह अगर ये चीज़ आप बार बार करते हैं तो आप जो पॉइंट्स बनाते जा रहे हैं कि पहले एक चींटी यहाँ पे थी, फिर वो थोड़ी सी आगे गई, तो इस तरह से आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट उसको कनेक्ट करेंगे कि जो चींटी है वो एक जगह से दूसरी जगह वो क्या कर रही है, एक मोशन हो रहा है, एक मूवमेंट हो रही है। तो आप क्या देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में चींटी कहाँ से कहाँ तक गई। Motion seems to be some kind of a change in the position of an object with time, isn't it? तो ये जो मोशन है, यानी मोशन को हम कह सकते हैं गति। तो गति समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन प्रतीत करता है। In activity 5, where did you place objects like a clock, a sewing machine or an electric fan in your grouping of objects? Are these objects moving from one place to other? No. Do you notice movement in any of their parts? The blades of the fan or the hands of a clock? How are they moving? Is their movement similar to that of a train? Let us now look at some types of motion to help us understand these differences. तो एक्टिविटी 5 में आपने एक सिलाई मशीन या एक घड़ी या एक बिजली के पंखे को आपने किस तरह ग्रुप में आपने रखा, तो वो आप ज़रा देखिए उस टेबल को। तो क्या ये चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही हैं, क्या ये मूव कर रही हैं? नहीं ना। तो क्या आप उनके किसी भी हिस्से में आप
किसी भी तरह की मूवमेंट नोटिस कर रहे हैं? जैसे पंखे की जो ब्लेड है या फिर जो घड़ी के जो कांटे हैं, ये सब कैसे घूम रहे हैं? क्या उनका मूवमेंट चींटी या फिर ट्रेन जैसा है? तो आइए अब इन अंतरों को समझने में हमारी मदद करने के लिए कुछ प्रकार की गति यानी कि जो मोशन है हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है दैट इज़ 10.8 टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको गति दिखाई गई है। You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldiers in a parade, or the falling of a stone. That is figure 10.12. You can see what kind of motion is this. Sprinters in a 100-meter race also move along a straight track. Can you think of more such examples from your surroundings? तो आपने कभी भी एक सीधी सड़क पर एक गाड़ी की गति यानी कि जो उसकी स्पीड है, या फिर एक परेड में सैनिकों के मार्च पास्ट, या फिर एक पत्थर के गिरने पर गौर किया है, जो आप 10.12 फिगर में देख सकते हैं? तो ये देखिए आपको जो 10.12 फिगर दिखाया गया है कि ये जो सोल्जर्स हैं ये मार्च पास्ट कर रहे हैं। जो ए है यहाँ पे जो रोड है उस पर व्हीकल्स चल रहे हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि 100 मीटर की रेस में एक स्ट्रेट ट्रैक पर किस तरह जो लोग हैं स्प्रिंटर्स, ये दौड़ लगाते हैं। तो क्या आप इस तरह के और कुछ एग्जांपल्स के बारे में आप सोच सकते हैं अपने आगे पीछे अपने सराउंडिंग्स में से? सो इन ऑल दिस एग्जांपल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. तो अगर इन सभी एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह की सीधी लाइन पर चल रहे हैं, तो इस प्रकार का जो मोशन है, जो गति है, इसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 7. टेक अ स्टोन, tie a thread to it and whirl it with your hand. Observe the motion of the stone. We see that the stone moves along a circular path. In this motion, the distance of the stone from your hand remains the same. This type of motion is called circular motion, which you can see in figure 10.13. तो अब एक्टिविटी 7 में आपको क्या दिया गया है? आप एक पत्थर ले सकते हैं और इस पत्थर को आप एक धागे से बांधें और इसे अपने हाथ से घुमाएं. तो पत्थर की जो गति है आपको उसको ऑब्जर्व करना है. आप क्या देखेंगे कि पत्थर जो है वो एक गोलाकार रास्ते पर चल रहा है, यानी कि एकदम सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रहा है. तो इस मोशन में आपके हाथ से पत्थर की जो दूरी है वो समान है, एकदम सेम है. तो इस प्रकार की जो गति है उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, क्योंकि जो पत्थर है वो किस डायरेक्शन में, मतलब किस तरह मूव कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं ये जो आपको एग्जाम्पल दिया है 10.13 फिगर, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं. द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. तो एक बिजली के पंखे या फिर एक घड़ी के जो कांटे हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जाम्पल हैं. ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, उस तरह से ये घूमते हैं. The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but the blades of the fan rotate and so do the hands of a clock. If we mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hands of a clock, the distance of this point from center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. तो बिजली का पंखा या खुद जो दीवार पे जो लगी घड़ी है, ये खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं कि पंखे की जो ब्लेड्स हैं वो घूम रही हैं. इसी तरह जो घड़ी के में जो कांटे होते हैं वो घूमते हुए आपको दिखते हैं. तो अगर हम पंखे की ब्लेड्स या फिर घड़ी के कांटों पर कहीं पर एक मार्क बना दें, तो पंखे के बीचों बीच से और घड़ी के कांटे के बीच से जो दूरी है वो समान ही रहेगी, भले वो जो पंखा है वो घूम रहा है या नहीं घूम रहा. In some cases, an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. Take the stone tied with a string that you used in activity 6. Now hold the string in your hand and let the stone hang from it. Pull the stone to one side with the other hand and let it go. This is a pendulum. Something to have a lot of fun with and something that will help us understand about periodic motion. Motion of a pendulum. A branch of the tree moving to and fro.
motion of a child on a swing, strings of a guitar, or the surface of drums, that is tabla, being played, are all examples of periodic motion where an object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time. So which you can see in figure 10.14. तो कई बार तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब जो वस्तु है कुछ समय बाद जो उसका जो मोशन है वो दोबारा से वो रिपीट करता है, तो इस प्रकार का जो मोशन है उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे आप कह सकते हैं कि पत्थर को अगर आप एक स्ट्रिंग के साथ बांध ले, जैसे कि हमने एक्टिविटी 7 में इसका यूज़ किया था, तो अब स्ट्रिंग को अपने हाथ में पकड़ें और पत्थर को इससे लटका दें और फिर क्या करें, तो ये एक पेंडुलम बन जाता है। तो पत्थर को दूसरे हाथ से एक तरफ खींचे और फिर उसे जाने दें, मतलब धक्का दें, तो ये एक पेंडुलम की तरह काम करेगा। तो ये जिस मोशन में मूव कर रहा है इसे हम कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ये पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह एक पेड़ की एक ब्रांच जो थोड़ी बाहर की तरफ है उस पर एक झूला बांधे और उस झूले पर जब बच्चा झूल रहा होता है तो ये जो मोशन है, लाइक वो एक बार आगे आया एक बार पीछे गया, तो ये जो मोशन है ये कौन सा मोशन है, ये एक पीरियोडिक मोशन है कि एक पीरियड में बच्चा आगे की तरफ झूला आ रहा है और एक पीरियड बाद वो झूला पीछे जा रहा है। इसी तरह जो गिटार के जो तार हैं या फिर जब तबला बजाया जा रहा है, तो ये सारे के सारे पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं। डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? You must have observed that it remains at the same location while its wheel moves with a circular motion. It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates. Isn't it? This needle is undergoing a periodic motion. तो यहाँ पे आप जो अभी हमने देखा कि ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या हो रहा है, पीरियोडिक मोशन हम किसे कहते हैं, जब एक फिक्स्ड इंटरवल के दौरान जो अपनी एक्टिविटी ये रिपीट करते हैं तो इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जो कि आप 10.14 फिगर में देख सकते हैं। तो जब आपने एक्टिविटी 5 करी थी तब आपने इस बात को ऑब्जर्व किया था कि सिलाई मशीन अपने स्थान पर ही होती है, वो अपनी जगह पर ही होती है, जबकि इसके जो पहिए होते हैं यानी कि जो व्हील्स होते हैं तो वो जब मूव करते हैं तो ये सर्कुलर मोशन से वो चलते हैं। इसमें जो सुई लगी होती है यानी कि जो निडल लगी होती है वो लगातार ऊपर नीचे चलती है, तो जब तक पहिया घूमता है ये सुई भी मूव करती है, लेकिन जो सुई मूव कर रही है वो किस मोशन में मूव कर रही है, पीरियोडिक मोशन में, जबकि जो व्हील मूव कर रहा है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड? Here the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward on the ground. Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as a rotational motion. Now can you think of other examples where objects undergo combinations of different types of motions? तो क्या आप जब बॉल खेलते हैं तो क्या आपने बारीकी से इस बॉल की गति को ज़मीन पर देखा है? बॉल जो है वो ज़मीन पर घूम रही है और साथ ही साथ ज़मीन के साथ वो आगे भी बढ़ रही है। तो इस तरह बॉल एक रेक्टिलिनियर मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन से भी वो गुजर रही है। तो क्या आप ऐसे ही दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जहाँ जो चीज़ें हैं वो अलग अलग प्रकार के इस मोशन की कॉम्बिनेशंस के साथ गुजरती हैं? We did many measurement activities and discussed some kinds of motion. We saw that motion is a change in the position of an object with time. The change in this position can be determined through distance measurements. This allows us to know how fast or slow a motion is. The movement of a snail on the ground, a butterfly flitting from flower to flower, a river flowing along on clearly rounded pebbles, an aeroplane flying high up in the air, making jet trails, moon going around the earth, blood flowing inside our bodies, there is a motion everywhere around us. तो हमने कई मेजरमेंट एक्टिविटीज़ को और उनकी इस प्रकार की मोशन पर ऑलरेडी डिस्कशन आगे हमने किया है। तो हमने ये भी देखा है कि जो गति है यानी जो मोशन है उसमें एक समय के साथ किसी जो वस्तु है उसकी स्थिति में जो चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस स्थिति में परिवर्तन जो डिस्टेंस है उसको मेजर के उसको माप के माध्यम से निर्धारित किया जाता है कि उसका डिस्टेंस क्या है।
इससे हमें पता चल सकता है कि जो गति है वो कितनी तेज़ है या कितनी धीमी है। ज़मीन पर जो एक स्नेल चल रहा है या फिर एक जो तितली है जो फूलों से फूल की ओर बढ़ रही है, एक नदी का जो बहना है या फिर एक हवाई जहाज़ का उड़ना, जो चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर उसका चलना है, और हमारे शरीर के अंदर बहते हुए खून से पता चलता है कि हमारे आसपास हर जगह मोशन है। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।